तो बहुत अच्छी हो गई होगी। लास्ट क्लास में भी पढ़ा हमने डॉक्टर। अच्छा, बात की करें और एक मैसेज रिसीव हुआ होगा आप लोगों को हैकेथॉन से रिलेटेड के कितने कितने बनाने, टाइमलाइन वगैरह क्या था उसके अंदर, और एग्जामिन से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट हुई। तो देखिए, अब ये जो हैकेथॉन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपके जो एग्जाम्स हैं उसके अंदर समझ लें कि आपके जो मार्क्स हैं काउंट होंगे हैकेथॉन के। सही है। तो आप लोगों ने ये हैकेथॉन को प्रॉपर्ली करना है। ये हैकेथॉन देखने के लिए लग रहे हैं ये सिर्फ एक टू डू ऐप बना रहे हैं आप लोग, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे बैठ जाएं। तो वो देखने में एक टू डू ऐप लग रही है, लेकिन वो एज अ एक एप्लीकेशन यूज हो रही है। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखा हो कंसोल बेस्ड ऐप, कंसोल के बाद एक मिसाल है, उन्होंने बोला भाई वेब बेस्ड ऐप बना दो, फिर जो है ना उसकी एपीआई बनाकर आप डेटाबेस कनेक्ट कर दें। मतलब उसका क्या होता है कि एक आपको दिखाने के लिए एक मॉडल है, मॉडल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है, फ्रंट एंड बनाना आ गया आपको, आप ये प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो, उसके साथ साथ क्या करना चाह रहे हैं, वही आप CRUD एपीआई बना लेते हैं डेटाबेस को यूज़ करके सारी चीज़ें। ऑथेंटिकेशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ऑथेंटिकेशन आपको आ गई है, ठीक है। अभी कंटेनराइजेशन भी पढ़ा दी, कंटेनराइजेशन आपको आ गई है। LLM वगैरह को यूज़ करना आपको आ गया है। और मेन चीज़ क्या थी, AI के एजेंट्स आप लोग अब इजीली बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर कुबरनेटिस वगैरह पढ़ रहे थे। तो आप देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा जो एक बीच के अंदर एक बिजनेस लॉजिक को हमने सेग्रीगेट करके हमने पूरी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है ना, हमने उसका पूरा एक जो है ना फ्लेवर लिया है कि इन हैकेथॉन्स के थ्रू स्टार्ट से लेके एंड तक फेजेस बनाए गए। स्टार्ट से लेके एंड तक हम लोगों ने फेजेस बनाए हैं, और फेजेस बनाने के बाद क्या है, उसके अंदर हर चीज़ को इंक्लूड करते हुए कि जब भी आप कहीं पे काम करने के लिए जाएं तो ज़रूरी नहीं है कि एक एप्लीकेशन जो है वो जो आपने बनाई है वो सेम हो, टू डू ऐप ही हो या कोई और चीज़ हो, बट इसके अंदर एक जो मेन चीज़ होती है वो क्या होती है कि आपको एक पूरी लाइफ साइकिल का पता होना चाहिए, प्रोडक्ट कैसे इनिशिएट होता है, और इनिशिएट होने के बाद फुल फ्लैज जब डिप्लॉयमेंट उसकी होगी एंटरप्राइज ग्रेड प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, तो वो किस तरीके वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। ऐसे ही होता है। यूजुअली क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा के, रिएक्ट पढ़ाया, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड का एक फ्रेमवर्क पढ़ाया और ख़त्म। अच्छा, वो पहले के हिसाब से सही था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ना पहले जॉब्स अब बहुत जो है ना कंसाइज रोल्स होते थे। कैसे कि एक फ्रंट एंड डेवलपर को हायर कर लिया, उससे फ्रंट एंड ही करा रहे हैं, बैक एंड डेवलपर हायर कर लिया, उससे बैक एंड ही करा रहे हैं। सो इस टाइप के रोल्स होते थे। बट अब जिस तरीके से मार्केट आगे की तरफ जा रही है ना, वहाँ पर इस टाइप के रोल्स नहीं हैं। वहाँ पर जो रोल्स हैं, वहाँ पे फुल फ्लैश रोल्स हैं कि एक फंक्शनलिटी या एक एप्लीकेशन बता दी गई है एक डेवलपर को, और वो पूरा का पूरा डेवलपर उसी के ऊपर काम कर रहा है। ऐसे ही है ना कि वो सारा का सारा काम आपने करना, चाहे वो फ्रंट एंड है, बैक एंड है, जो भी चीज़ है। तो इसके अंदर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको हर चीज़ की नॉलेज हो। यहाँ तक क्लियर है। फिर हमने क्या किया कि हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट भी देखी। हमने स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने नॉर्मल जो मैनेज्ड होस्टिंग्स होती हैं, मैनेज डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म जो होते हैं, जैसे कि वर्सल हमारा है, उसके नाम में कुछ करना नहीं पड़ता। हमने एक रिपोजिटरी को इंपोर्ट किया, रिपोजिटरी को इंपोर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाती है। बट प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस के अंदर इस तरीके से नहीं होता। वहाँ पर क्लाउड के लिए फिर हमने कुबरनेटिस के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली थी लास्ट क्लास के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ना हमारी एक मसला है, अभी एक दो चीज़ें हैं हमें जो कवर करनी है, जो कि हम सोच रहे हैं कि कुबरनेटिस से पहले कवर करा दें, यहाँ तक कुबरनेटिस को रोकें ताकि आर्किटेक्चर वगैरह बाकी लोग भी पढ़ लें जिन्होंने नहीं पढ़ा क्लास में की है। अच्छा, अब एक मेरा सवाल है कि 5 लोग एक एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप एक एप्लीकेशन, बल्कि एक मिसाल है पहले से बनी हुई है, ठीक है। एक मिसाल है Daraz.pk के अंदर आप एक ऐसा डेवलपर हायर हुए हैं और आपने उनके किसी जो है फीचर को अपडेट किया है या उसके अंदर कोई और नई फंक्शनलिटी ऐड की है, तो इस चीज़ की क्या श्योरिटी है कि आपने जो फिक्स किया है या जो फीचर ऐड किया उसकी वजह से कोई और चीज़ नहीं बिगड़ी या कुछ और ख़राब नहीं हुआ? ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे?
भाई मैंने एक एप्लीकेशन आसान कर दिया, मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, मैंने क्लाइंट को दे दी, क्लाइंट ने फिर कोई और डेवलपर को लिया, ए लेट से आपको हायर किया और आपसे एक काम करवाया, उसके अंदर एक फीचर ऐड करवाया। तो जब आपने वो फीचर ऐड किया तो इस चीज़ की क्या श्योरिटी है, क्या गारंटी है कि आपने जो काम किया वो फीचर तो आपने उसके अंदर डिप्लॉय कर दिया सक्सेसफुली, लेकिन जो पहले वाली फंक्शनलिटी थी वो ख़राब नहीं हुई। क्या करेंगे, पड़ेगी ना हमें। एक मिसाल ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, मैंने पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन की, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी एप्लीकेशन को, कार्ड फंक्शनलिटी और जितने भी प्रोडक्ट्स फैच हो रहे हैं सारी चीज़ें दोबारा से टेस्ट करनी पड़ेगी। मैनुअली मैं बैठा हुआ टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। नहीं, वो तो कोड के कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि मैंने तो चेंज कर दिया ना, किसी की लॉजिक छेड़ दी मैंने। नहीं, वो एक अलग चीज़ है ना, वो कोड मैनेजमेंट है, वो कोड वर्जनिंग है। मेरा जो सवाल है, देखें, आपने कैलकुलेटर बनाया था, उसके अंदर जब आपने उसके अंदर ऐड का एक मेथड लिख दिया, ठीक है, और मैंने वहाँ पर जाकर एक सेपरेट का मेथड लिखा, लेकिन मैंने गलती से वो जो ऐड का मेथड था ना 1+1 अगर उसको देते थे तो वो 2 बताता था, मैंने वो प्लस की जगह ना नाम उसका ऐड ही है वो डिवाइड कर दिया मैंने। अब ये कोई कैसे आइडेंटिफाई करेगा, मुझसे गलती से हो गया, अब मुझे पता भी नहीं लगा, तो मैं कैसे करूँगा, कैसे? नहीं, वो तो निकल गया ना, वो तो वर्जन कंट्रोलिंग तो जब आएगी जब मैं कोड कमिट करने जाऊंगा, जब फाइनलाइज हो जाएगा कोड। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हम उसकी नॉर्मल जो क्या नाम है कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस हैं उसके अंदर यही होता है कि आप पहले काम करते हैं, काम करने के बाद उसको मैनुअली टेस्ट करते हैं कि भाई यहाँ से ये अच्छा, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, एक चेकलिस्ट होती है, आपको चेकलिस्ट को पूरा करते हो आप, और फिर वो काम आपका खत्म हो जाता है। बट ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, अगर हम एक छोटी एप्लीकेशन के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हो भी जाएगा। एक मिसाल है, कोई छोटा सा एक ई कॉमर्स का स्टोर है, बट अगर हम किसी एंटरप्राइज ग्रेड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर फिर ये चीज़ चलेगी नहीं। एक मिसाल है, वहाँ पर 50 बंदे काम कर रहे हैं और 50 बंदे एक कोड लिख रहे हैं, तो फिर वहाँ पर हम इस तरीके से नहीं कर सकते, हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ के टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो टेस्ट केसेस क्या होते हैं कि आप जो भी फंक्शनलिटी लिखते हैं उससे रिलेटेड एक टेस्ट लिखते हैं, जो क्या करता है आपके जो ये मैनुअल टेस्टिंग है ना, इसको ऑटोमेट कर देता है। आप कोई भी काम करते हैं, आपने अपना फीचर ऐड किया और सारे के सारे टेस्ट केसेस दोबारा से चला दिए, वो भी हम करके भी देखेंगे। तो टेस्ट केसेस चलाने से फ़ायदा क्या होगा, अगर मैंने कोई काम जो नया किया है वो करते हुए पीछे का किसी भी लॉजिक को छेड़ा है, या कोई अगर मैंने अपने इंटेंशनली भी कोई लॉजिक चेंज किया है और वो किसी वजह से ब्रेक हो रहा है कोई कोड, तो वहाँ पर वो चीज़ को पकड़ देगा, ठीक है, वहाँ पर उसका टेस्ट फेल हो जाएगा जो मैंने लिखा था। यूजुअली कोई भी अगर आप एप्लीकेशन को देख रहे हैं, कोई भी कोड लिख रहे हैं, तो वो किसी ना किसी बिजनेस लॉजिक की बेस पे है ना। तो हम लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट में क्या करते हैं, जो भी लॉजिक लिख रहे हैं, जो भी एपीआई बना रहे हैं या कंपोनेंट बना रहे हैं रिएक्ट का या कुछ भी कर रहे हैं, उसका जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है ना, उससे रिलेटेड एक टेस्ट लिखते हैं, ठीक है। एक मिसाल है, मैं टेस्ट लिखूंगा तो क्या करूंगा, मैंने एक बैकएंड की एपीआई बनाई है लॉगिन की, तो उसके अंदर लॉगिन की एपीआई के टेस्ट में क्या होना चाहिए, वो एक एपीआई में कॉल कर लूँ लॉगिन की, एक अगर हम हायर लेवल के ऊपर देखें, वो एपीआई कॉल होगी उस टेस्ट के अंदर, उसके अंदर ईमेल पासवर्ड जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा, ऐसे ही है। लॉगिन एपीआई की टेस्टिंग अगर मैं करना चाहता हूँ, लॉगिन पेज की टेस्टिंग मैं करना चाहता हूँ, तो अगर लॉजिक की बेस पे देखें तो यही होगा। अगर हम इसको कोड के अंदर लिख देते हैं तो ये हमारा काम हो जाएगा, हमें ये बार बार टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने क्या करना है, बस जाकर एक कमांड रन करनी है भाई कि ये सारे टेस्ट केसेस चला दो, वो सारे के सारे टेस्ट केसेस को रन करेगा। टेस्ट केसेस जैसे ही रन होंगे उनका आउटपुट आपके सामने नजर आ जाएगा। अगर कोई फेल होगा और किस वजह से फेल हो रहा है वो भी आपके सामने नजर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है भाई आप लोग सब खैरियत से होंगे। और लास्ट क्लास का जो है आप लोगों को पता ही होगा, मैं अवेलेबल नहीं था, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, सरफाज भी अवेलेबल नहीं थे, तो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग तो मुझे मिल गई,
माशाल्लाह से जो है कोऑर्डिनेटर्स ने बड़ा अच्छा लीड किया था। लेकिन आप लोगों से आज सोच के तो मैं आया था कि आज आप लोगों को ज़रा पकड़ूं, क्योंकि जब क्लास में पढ़ाई हो रही थी तो रिकॉर्डिंग में सबकी आवाज़ आ रही है, जबकि कोऑर्डिनेटर्स जो है इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बना के लाए थे। इवन अभी भी मैं आया था तो पीछे से मैं आ रहा हूँ तो बातों की लगातार आवाज़ें आ रही हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पढ़ना, जैसे बहुत सारे लोगों को सच में नहीं पढ़ना, तो वो नहीं आए ना, नहीं तकलीफ ली, क्या इतना ट्रैफिक में आप लोग वो कर आए, यहाँ पर आके बैठे और आके फिर बातें करने लगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है ना, आपका ही नुकसान हो रहा है और दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो पढ़ना चाह रहे हैं, जो आपके आसपास में बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, वो आपकी आवाज़ों की वजह से पढ़ नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं करें। आज अगर मेरा कंटेंट कम्युनिटीज़ होता तो लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसके हवाले से सबको मैं पकड़ता, लेकिन आप लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आज जो है हमारा कंटेंट, लास्ट हमारी मीटिंग हुई है, सर फाद ने कुछ बताई आप लोगों को कि हमारा जो कंटेंट है उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं क्यूबिलिटीज़ कवर कराने से पहले, वो हमने पहले कवर करनी है, फिर हम क्यूबिलिटीज़ की तरफ जाएंगे। और उन चीज़ों को साथ साथ जैसे जैसे हम कवर करेंगे, हम अपना क्लाउड नेटिव जो है उसको नहीं छोड़ेंगे, वरना होगा ये कि जब तक हम क्यूबिलिटीज़ तक पहुंचेंगे तब तक आप बोलेंगे वो डॉकर क्या था, डॉकर भूल जाएंगे, इमेज भूल जाएंगे, कंटेनर भूल जाएंगे। तो उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि पूरा क्यूबिलिटीज़ इसी पे बेस कर रहा है, क्लाउड नेटिव पे। तो क्लाउड नेटिव के अंदर हमारे पास डिप्लॉयमेंट भी आ जाती है और डेवलपमेंट भी आ जाती है। तो डेवलपमेंट के कुछ हमारे पार्ट्स हैं जो रह गए हैं, जो हम क्यूबिलिटीज़ से पहले करेंगे, और वो क्या क्या है, इनमें से एक ऑनलाइन सेशन भी हो रहा है आज, आप लोगों ने नहीं लिया, बल्कि 8 बजे शुरू होगा ना, ठीक है 8 बजे शुरू होगा, तो आप लोग 9 बजे छुट्टी होगी, घर पहुँचते ही आप लोग अटेंड कर लेंगे। रिकॉर्डिंग 8 से 10 बजे तक है ना, खैर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप लोगों को। तो आप लोग जो है क्या टॉपिक से वहाँ पे ऑथेंटिकेशन, मिडिलवेयर, एपीआई राउट, तो ये आपके टॉपिक्स है जो कि हमने ऑथेंटिकेशन क्लास में करी थी, JWT बड़ी एक्सटेंसिवली देखा था, और हमारा एक टॉपिक रह गया था, मतलब हमने कर तो लिया था लेकिन हमने प्रैक्टिकली नहीं किया था, रेट लिमिटिंग का। बहुत आसान सी चीज़ है, वो हम देख लेंगे अभी। और उसके अलावा जो है हमारे पास टेस्टिंग एक हमारे पास बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद जो है हम ये करेंगे सरफाज कि हम जो है ना CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे। और एक दफ़ा हमने रेलवे पे अपनी API डिप्लॉय करना सीखा था, तो रेलवे पे हमने कराया था, यहाँ से दानियल ने बनाई भी थी डॉक्यूमेंटेशन उसकी। आज हम पूरा CI/CD पाइपलाइन बनाएंगे। CI/CD पाइपलाइन का जिनको नहीं पता, अव्वल तो पता होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो कि हम अपना फास्ट API का कोड गिटहब पे पुश करें, वहाँ से हमारा जो पुश हुआ हुआ कोड है वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाए। तो उसके लिए हम जो डिप्लॉयमेंट यूज़ करेंगे, मैं देख रहा था हगिंग फेस का जो स्पेसेस का एक फीचर है, अभी हम देखेंगे लॉगिन वगैरह करके, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया जो फ्री में यूज़ कर रहे हैं? मैंने मना तो नहीं किया होगा, बता तो था मुझे हगिंग फेस में है डिप्लॉयमेंट का फीचर, लेकिन इतना अच्छा है मुझे ये नहीं पता था। 2 मिनट में हो गया था डिप्लॉय। मैंने कहा लो भाई, रेलवे पे हम कहाँ फंसे हुए थे, तो अब पता नहीं उसकी क्या लिमिट्स है, लेकिन मुझे तो कोई लिमिट ऐसा नज़र नहीं आई, ईजिली डिप्लॉयमेंट हो गई थी। किसी ने यूज़ किया है? ये दानियल, आप रेलवे मुझे बता रहे हो, ये हगिंग फेस का नहीं बता रहे। खैर, तो उससे आपके लिए बहुत आसान होगा, हम देख लेंगे। लेकिन एक हमारा एक और पार्ट है CI/CD वाला, तो हम रखेंगे। इसके अंदर हमारा जो कंटेनराइजेशन
फौरन हाथ से कंटेनराइजेशन, वो जो डॉकर वाला पार्ट है वो वहीं का वहीं रहेगा। हम इमेज बनाएंगे, उस इमेज को डिप्लॉय करेंगे और जो हमारा कंटेनर है वो फिर हमारे पास लाइव चलेगा। लाइव चलने से मुराद वो कंटेनर डिप्लॉय हुआ होगा। मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ, हर कोई मेरी API यूज कर सकेगा। लेकिन होगा ये कि हमारा बैकएंड जो है वो कंटेनराइज होकर डिप्लॉय होगा। आगे हम जो है इसी तरह के बैकएंड जो हमारे बनेंगे उसमें हम यही करेंगे कि लाजमी कंटेनराइजेशन करते रहेंगे ताकि हमारा क्लाउड नेटिव में हाथ अच्छी तरह बैठ जाए कि क्यूबरनेटिस में हमें मुश्किल ना हो। ठीक हो गया। तो अभी हम ये करेंगे कि सफात टेस्टिंग वगैरह से फिर जो है जब आपका हो जाएगा तो आप उस रिपोजिटरी को गिटहब पे पुश करेंगे, फिर मैं पुल करके फिर हम आगे उसी पे CI/CD और डिप्लॉयमेंट करेंगे। इसको जो है कुछ कहा था क्लास से आने से पहले, तो कोऑर्डिनेटर्स ने कुछ लिया, मेरे पास कोई रिपोर्ट देनी है तो अभी मैं नीचे आऊँगा तो आप लोग जो है मुझे बताएगा। ठीक है, मुझसे आगे मिल जाएगा। थैंक यू। API का कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। फास्ट API का तो आप लोगों को पता ही होगा ना, हमने पढ़ा भी था। ठीक है, फास्ट API के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसके अंदर कुछ APIs हैं, समझ लें कि बस सिंपल सी APIs हैं। क्या है कि स्टूडेंट्स का डेटाबेस यहाँ पे बना लिया। अच्छा, और क्या है, ये एक जो आपका हो गया नॉर्मल राउट जो होता है स्लैश रूट राउट, उसके बाद एक हेल्थ चेक का राउट है इसके अंदर, एक वो जो DB के जितने भी स्टूडेंट्स ऐड होंगे उनको आप ऐड कर सकते हो उस राउट से, और बाकी और भी APIs हैं। मतलब लॉजिक से आप लोगों को टेंशन नहीं ले, मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर है क्या। अगर आपको API के अंदर क्या लिखा हुआ है उससे आपको कोई सरोकार नहीं है, आपको मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि भाई इसके अंदर है क्या। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा भाई, चलाकर देख लें इसको, चलना भी तो चाहिए। चल रहा होगा मेरे ख्याल से, हाँ चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे आगे कि भाई ये प्रॉपरली है भी नहीं। लोकल होस्ट 8000/docs, ये मेरा API का सर्वर भी चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमने इतना देख लिया है ना। मैंने ये जो हमारा जितना भी टेस्टिंग वाला और जो दूसरा हमारा है ये रेट लिमिटिंग वाला है, इसके लिए एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इसके अंदर पूरा का पूरा जितना भी पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, कि भाई ये अगर एक मिसाल है आपको ये फास्ट API का प्रोजेक्ट भी बनाना नहीं आता तो वो भी इसके अंदर मैंने डाल दिया कि भाई क्या API के लिए आप किस टाइप के टेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, टेस्टिंग के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं आप अपनी कोई स्क्रिप्ट बना लें पाइथन की, उससे टेस्टिंग कर सकते हैं कि भाई एक लॉगिन की API कॉल करो इस तरीके से, तो कोड ही है सिंपल सा। बट उसको एफिशिएंटली करने के लिए ना कि उसका एक अच्छा सा आपके पास आउटपुट आ जाए, और आउटपुट आने के बाद वो आपको ये भी बता दे कहाँ पर इसका एरर आया है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि हम लोग यूज़ करते हैं पाईटेस्ट। पाईटेस्ट एक पाइथन का ही फ्रेमवर्क है, और पाइथन का फ्रेमवर्क होने की वजह से हमें क्या फ़ायदा मिलता है कि बिल्कुल ईजी टू यूज़ है। जिस तरीके से पाइथन के अंदर आप टेस्ट केसेस, लैंग्वेज भी पाइथन यूज़ हो रही है, मतलब एक सिंपल पाइथन का जो अभी मैं दिखाऊंगा ना, आप लोगों को लगेगा कि यार ये तुम सिंपल पाइथन ही जो लिख रहे हैं। ठीक है, बट पाईटेस्ट वो मॉड्यूल है जो कि इसको पूरा सारे के सारे टेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आपको आउटपुट भी बताएगा कि भाई आपके जो टेस्ट का आउटपुट है वो ये है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, यहाँ पर जो हमने ये एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ना, इस प्रोजेक्ट में ना सिंपल सा मैंने एक काम किया है। एक काम वो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर अंडरस्कोर init .py की एक खाली फाइल बनाई है। ठीक है, ये क्यों बनाते हैं किसी को पता है? ये वैसे मुझे याद है कि जो ना ये सर अमीन ने पढ़ाई थी स्टार्ट। यस, जब हम इसको init .py बना देते हैं ना, ये वाली फाइल कहीं पे भी किसी भी डायरेक्टरी के अंदर ऐड कर देंगे
तो पाइथन उसको नॉर्मल स्क्रिप्ट के बजाय एज अ पैकेज या एज अ मॉड्यूल ट्रीट करता है। आप लोगों ने देखोगे ना एनपीएम के पैकेजेस बनाए थे हम लोगों ने Q1 के अंदर, है कैलकुलेटर बनाते थे तो उसके लिए डिफरेंट काम करते थे। तो पाइथन के अंदर ये वाली फाइल बना के हम क्या कर सकते हैं कि अब हमारा जो ये ऐप का जो ये फोल्डर है ना, ऐप की जो ये हमने डायरेक्टरी बनाई थी, अब क्या बन गया ये एक मॉड्यूल या एक पैकेज बन गया है। ठीक है, तो हमें जो हम आज तक जो भी फास्ट एपीआई को यूज करते हुए काम करते हुए हैं ना, वो सारा का सारा काम वैसा ही चलेगा। बस आपने आपका जो ये ऐप का फोल्डर है इसके ना ये वाली फाइल क्रिएट कर देनी, खाली छोड़ देना इसको इसके बाद। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हमें कोई कोड नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? अच्छा भाई, हमने एपीआई देख ली। एपीआई हमारे पास कौन कौन सी बनी हुई है? क्या चीज जी? पाईटेस्ट को ना, पाईटेस्ट जो आपके एप्लीकेशन को जब टेस्ट करता है ना, तो उसको मॉड्यूल्स चाहिए होते हैं, पैकेजेस चाहिए होते हैं। पैकेजेस की फॉर्म में कोड जो होता है ना, उसी को ही वो ट्रीट करता है, अदर देन दैट यूज नहीं करता। आपको पैकेज नहीं समझ में आया या ये समझ में आया कि हमने किया क्यों? अच्छा, देखें एक नॉर्मल कोड है, ठीक है। कोड के अंदर क्या होता है कि आपने एक फाइल बनाई .py की, उसके अंदर एक ऐड का फंक्शन लिखा, उसको चला दिया, स्क्रिप्ट रन कर दी। अब इसके अंदर क्या चीज़ है, उसके अंदर आप ना पाइथन को जब चलाने का बोलेंगे ना, तो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट रन होगी। एक मिसाल है कि स्क्रिप्ट के अंदर मैंने 50,000 लाइन की कोड लिखा और उसके अंदर 10,000 फंक्शन है मेरे। जब भी मैं उसको रन करूंगा और मुझे सिर्फ ये पता करना है ना कि भाई डेट बताओ मुझे, यूएस के अंदर अभी क्या डेट हो रही है। एक मिसाल है, मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, अमेरिका में क्या तारीख हो रही है ये लेके आओ। लेकिन वो क्या करेगा, वो सारे के सारे 10 के 10,000 फंक्शंस को रन करेगा। ठीक है, बट हमें ये चीज़ नहीं करनी होती। हमें क्या चाहिए कि भाई हमें जो चीज़ रन करनी है ना, हम वही चीज़ रन कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने कोड को ना मॉड्यूलर कर देते हैं। पाइथन को ये बताते हैं कि भाई ये एक मॉड्यूल है, ये एक पैकेज है, आप इसको ऐसे ट्रीट करो, आप इसको कोई स्क्रिप्ट नहीं समझो। ठीक है, अब जब मैं इसके अंदर कोड लिखूंगा ना, जैसे अभी ये ऐप डायरेक्टरी का तो हो गया, ठीक है। जब मैं पाईटेस्ट से उसको रन करूंगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं, कि इसके अंदर जब ये 10,000 फंक्शन अगर मैं लिख दूँ और उसके अंदर से मुझे कोई स्पेसिफिक फंक्शन रन करना है, तो मैं इस फाइल को ट्रिगर करते हुए सिर्फ एक ही फंक्शन को ट्रिगर कर लूंगा और मुझे सारे के सारे फंक्शन रन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप किसी अगर मिड साइज एप्लीकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हज़ारों टेस्ट केसेस होंगे और खुदा ना खासा आपने अपने लैपटॉप के ऊपर सारे टेस्ट केसेस चला दिए तो आप उसको दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक वो क्रैश नहीं हो जाता। जी, एक फाइल में अगर आपको फंक्शन निकालना है तो कोई और यूज़ करना है तो आपने कितनी फाइल बनानी है? फाइल, हाँ ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने इतना कर लिया, हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, टेस्ट करके देख लिया हमारा एप्लीकेशन में क्या क्या हो रहा है। अब हमें क्या करना है आगे, हमें सिंपल से एक काम करना है। हम यहाँ पे अपने टर्मिनल के अंदर आएंगे और पाईटेस्ट है तो उसको ऐड भी करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, uv add पाईटेस्ट। ठीक है, जैसे ही मैं ये चीज़ करूँगा ये पाईटेस्ट को ऐड कर देगा। डिपेंडेंसी है तो डिपेंडेंसी मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया पाईटेस्ट। अब आगे चलते हैं भाई, अब आगे क्या करवा रहा है ये। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये चीज़ समझते हैं कि टेस्ट जो है ना, हम ये तो पता लग जाएगा भाई फ्रेमवर्क है, ये पाईटेस्ट के फ्रेमवर्क से लिख लूँगा मैं या क्या करूँगा। ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये चीज़ समझनी है कि टेस्ट लिखते हैं कि थॉट प्रोसेस क्या होती है। जब भी आप कोई टेस्ट लिखते हैं उसका थॉट प्रोसेस क्या है कि आप जब एक मिसाल है लॉगिन की एपीआई की हम जैसे बात कर रहे थे, तो लॉगिन की एपीआई के अंदर हम क्या ऐसा करेंगे कि जो है ना वो हमारा टेस्ट बिल्ड भी हो जाए और बिल्ड होने के बाद उसको हम जो है मल्टीपल टाइम्स रन कर सकें। लॉगिन की एपीआई है, एपीआई को हमने कॉल किया, डेटा आया वहाँ से। ठीक है, जब वहाँ से हमारे पास डेटा आया, हमने चेक किया हाँ भाई जो डेटा हमने भेजा था टेस्ट के अंदर जो वहाँ से आया क्या वो सेम है।
अगर वो सही सेम था तो हमने उसको ऑथेंटिकेट कर दिया। क्या इतना टेस्ट काफ़ी था? हमें एरर की स्टेट्स के भी टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर किसी ने एपीआई के अंदर पेलोड सही नहीं भेजा, एपीआई है आपकी, उसका जो स्ट्रक्चर है पेलोड का वो उस स्ट्रक्चर में नहीं भेजा और वो एपीआई एक्सेप्ट कर रही है, तो ये गलत चीज़ है ना। तो हमें इस चीज़ के भी टेस्ट केसेस लिखने हैं कि भाई हमारे पास सारी चीज़ें सही चलें। यूजुअली टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ रिकमेंडेड होती है कि आप सबसे पहले अपना काम करने से पहले टेस्ट केसेस लिखते हैं, फिर काम स्टार्ट करते हैं और उनको टेस्ट को दोबारा एडिट करके और अपने काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो ये एक पूरा एक थॉट प्रोसेस है कि आप इस तरीके से जो है ना अपने टेस्ट केसेस को बिल्ड कर रहे हो। तो अच्छा, हम पाइटेस्ट के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे पास हम इस तरीके से टेस्ट केसेस को बिल्ड करें कि भाई हम एक डेटा भेजें एक एपीआई के लिए और वहाँ से जो डेटा आए उसको मैच करा कर देख लें कि हाँ भाई डेटा सही आया है हमारे पास। अगर डेटा सही आया है तो सही है, एपीआई प्रॉपरली वर्क कर रही है। क्लियर है? यस सर। ये पीछे वाली साइड से फीमेल सी बहुत आवाज आ रही है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये पूरा सारी चीजें मैंने इसके अंदर डॉक्यूमेंट की हुई है। पाइथन के अंदर एक असर्ट का कीवर्ड होता है, क्या करता है ये? चेक करते हैं कि वो सही है, ट्रू है। क्या करता है? ट्रू फॉल्स करता है सर। स्क्रीन पे खुला हुआ है फिर भी कोई नहीं बता रहा। ट्रू फॉल्स करता है, ट्रू फॉल्स। ट्रू है या फॉल्स है ये चेक करके आपको बताता है, और ट्रू होगा तो बता देगा कि भाई ये ट्रू है। अच्छा भाई, हम लोगों ने क्या किया था, हमने एक चीज देखी थी कि भाई सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि हम लोग एक नॉर्मल टेस्ट लिखते हैं। नॉर्मल टेस्ट लिखने के बाद इस चीज को देखते हैं कि क्या हमारे पास जो हमने टेस्ट लिखे हैं वो प्रॉपरली चल रहे हैं, फिर हम अपनी एपीआई के लिए टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, टेस्ट चलता कैसे है, मतलब मैं ये पूरी एकदम उसकी साइकिल दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि भाई ये टेस्ट रन होगा जब किस तरीके से होगा, फेल किस तरीके से होगा। ठीक है, तो यूजुअली उसका क्या तरीका होता है, हमारे पास हमारा जो ये रूट फोल्डर है प्रोजेक्ट का, इसके अंदर जो हमारा ये ऐप का फोल्डर है, ऐप अलग होती है हमारे पास और उसके रूट पे हमारे पास क्या चीज़ होती है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, उसी के ही साथ हम एक टेस्ट का फोल्डर बनाते हैं और उसी के अंदर हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस होंगे। अभी टेस्ट के फोल्डर के अंदर भी हम सिंपल सा यही वाला काम कर देते हैं कि भाई अंडरस्कोर इनइट $_डॉट py। हमने ये भी फाइल यहाँ पर बना दी और इसको भी हमने खाली छोड़ दिया कि भाई इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको अब क्लियर नजर आ रहा है स्क्रीन? ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब हम यहाँ पर ना, अब यहाँ से ना अपने हम जो है ना टेस्ट केसेस के लिए जो है ना चीज़ें लिखनी शुरू करते हैं कि भाई क्या करना है। सबसे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ यहाँ पे test_basics.py और हम देखते हैं कि भाई अपने ट्यूटोरियल के अंदर कि भाई हमारे पास टेस्ट किस तरीके से लिखे हुए हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे बेसिक एडिशन क्या है, डेफ एडिशन। फंक्शन इसके अंदर ये एक पाइडॉक दिया है उसने और यहाँ पर ये क्या है, एक ये लिखा हुआ है। इसके अंदर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ हमने बताई है टेस्टिंग के अंदर कि भाई कोई हमने कोई स्पेसिफिक चीज़ यूज़ कर ली हो पाई टेस्ट के मॉड्यूल से निकाल के और यहाँ पर कुछ कर दिया? सिंपल पाइथन का कोड है। यस सर। ठीक है, इस वाले टेस्ट के अंदर में यही हो रहा है। क्या किया हमने, नेम इक्वल्स टू पाई टेस्ट लिख दिया और हमने क्या किया, नेम डॉट अपर का मेथड हम सबको पता है क्या करता है, और इक्वल्स टू पाई टेस्ट। और ये भी मतलब दोनों के दोनों जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो क्या हैं, वो नॉर्मल पाइथन के फंक्शंस हैं। मतलब ये जो दोनों फंक्शन हमारे पास हैं ये प्योर पाइथन के फंक्शंस हैं। बस पाईटेस्ट के मॉड्यूल से हम क्या करेंगे, उसको रन करेंगे और वो सारे के सारे टेस्ट केसेस चला कर देखेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं भाई, इसको कॉपी कर लेते हैं और अपनी यहाँ पर आके फाइल के अंदर हमने ऐड कर दिया।
ठीक है, समझ लें कि हमारे पास ये दो बेसिक से टेस्ट केसेस यहाँ पर आ गए। अच्छा भाई, अब चलते हैं आगे। अब आगे वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर, भाई अब आपने टेस्ट केसेस बनाए हैं, अब आप इन टेस्ट केसेस को रन करो। तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? UV run सबसे पहले मैं क्या बताऊंगा? पाई टेस्ट। पाई टेस्ट से कैसे, टेस्ट का जो मेरा basic डायरेक्टरी है उसके अंदर टेस्ट अंडरस्कोर बेसिक्स डॉट py, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं यहाँ पे भी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखते हैं कि भाई जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो अब हमें पता लगेगा भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। क्या हुआ मेरे पास कि भाई यहाँ पर उसने बताया कि दो टेस्ट केसेस उसने चलाए हैं और दोनों चलाने के बाद उसने क्या किया? पास कर दिया। दोनों के दोनों पास हो गए हैं। अभी हम उसकी लॉजिक के अंदर जाते हैं बाद में, पहले ये देखते हैं कि भाई पुरानी वाली कमांड के ऊपर ही दोबारा आते हैं, -v का एक टैग लगाते हैं इसके साथ। -v का क्या टैग होता है? ये सारी की सारी जो भी एक्टिविटी उसके साथ साथ कर रहा होता है ना, तो हमें वो भी दिखाता है कि अब इससे मुझे ये भी बता दिया है कि कौन कौन से वो टेस्ट केसेस थे जो पास हुए हैं। ठीक है, अगर अब मैं चाहूँ कि भाई मेरा कोई टेस्ट फेल हो जाए तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? lower case मैं लिख दूँ यहाँ पे फहद। ठीक है, अब क्या होना चाहिए? टेस्ट पास होना चाहिए, फेल होना चाहिए? फेल होना चाहिए। अब ये हमें बताएगा कि भाई हमारे टेस्ट कौन सा पास हो रहा है, कौन सा फेल हो रहा है। इससे क्या बताया एक बात फेल हो कि हमारा एक तो जो एडिशन वाला टेस्ट था वो क्या हुआ, हमारे पास पास हो गया, और उसके बाद दूसरा वाला जो टेस्ट हमारा है वो फेल हो गया। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये आपको ये चीज़ भी बताता है कि आपका कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ है, और उससे रिलेटेड पूरी चीज़ बता दी कि फेल कहाँ पे हुआ है। ये इस वाली लाइन पे फेल हुआ था ना, तो उसने बता दिया कि भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, अब आप इसको देख लो ज़रा, या डेटा सही नहीं आ रहा है या कोड खराब हो गया। ठीक है, सो यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम लोग एक चीज़ और भी कह रहे थे कि भाई अगर मैं चाहूँ कि मैं सिर्फ कोई स्पेसिफिक टेस्ट चलाऊँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पाई टेस्ट। सर ये काम तो हम पाई टेस्ट के बगैर फैकल्टी कीवर्ड से भी कर सकते हैं। कौन से? यही जो काम अभी हमने किया ये पाई टेस्ट के बगैर भी तो हो सकता है। कौन सा? ये जो काम हमने किया हुआ है, हाँ वो हो जाएगा, बट उसके ना मसला क्या होगा कि वो जो आप काम कर रहे हो ना वो एक आपकी चीज़ फेल होगी और वो वहीं भी रुक जाएगा। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है ना पाइथन, वो वहाँ पर आएगा, फेल होगा और वहीं पे स्क्रिप्ट आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर आप इस फाइल के अंदर भी देखें तो हमने फंक्शंस लिखे हैं, एग्जीक्यूट तो किया ही नहीं। अगर ये पाइथन के अंदर मुझे रन करने होते तो मुझे क्या करना पड़ता है? यहाँ पे ये टेस्ट ये वाला इस तरीके से कॉल भी करने पड़ते हैं ना, बट हमने कॉल नहीं किए हुए। हमने इनको ऐसे ही बनाकर ना पाई टेस्ट को दे दिया कि भाई आप जाओ खुद ही कॉल कर लो। ठीक है, वो खुद से इनको पढ़ भी रहा है और इनको एग्जीक्यूट भी कर रहा है, इनकी सारी प्रोसेसिंग को देख रहा है। प्रोसेसिंग देखने के बाद जो आउटपुट है उसके पास जो आ रहा है वो हमें आकर बता भी रहा है कि भाई ये चीज़ ऐसे परफॉर्म हुई थी, इसके अंदर ये एरर है, टेस्ट केस पास हुआ या फेल हुआ, जो भी उसका आउटपुट है वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे दो टेस्ट केसेस थे ना मेरे पास, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई टेस्ट बेसिक्स डॉट py। अच्छा, अब यहाँ पर हमने अपनी फाइल का नाम बता दिया। अब हम अगर चाह रहे हैं ना कि कोई स्पेसिफिक टेस्ट केस रन कर लें, तो हम जैसे एक मिसाल टेस्ट एडिशन है, तो हम क्या करेंगे, दो दफ़ा कॉलन लगाया और टेस्ट अंडरस्कोर एडिशन। ठीक है, जैसे ही हम इसको करते हैं रन, देखते हैं कि भाई क्या हुआ। एक सेकंड, सही नहीं हुआ, इसलिए सही परिचय नहीं हुआ। ओके।
क्या हुआ हमारा, जो हमारा एक जो टेस्ट था वो हमारा रन हो गया, और वो जो दूसरा टेस्ट था हमारा जो फेल हुआ था, भले से जो भी हुआ उसके साथ, हाँ वो रन ही नहीं हुआ हमारा, सिर्फ जो स्पेसिफिक टेस्ट केस हमें रन करना था वो ही रन हुआ। इसके अंदर क्या होता है कि जब आपके पास बहुत सारे टेस्ट केसेस लिखे होते हैं, इनमें सारे आप टेस्ट केसेस लिख रहे हो, तो अब बार बार सारे रन होंगे, उससे बेहतर ये है कि आप जो लिख रहे हो जिसको प्रॉपरली उसी को ही चला चला के टेस्ट करते रहो, ताकि आपका टाइम सेव हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बात नहीं करिए ना पढ़ने। आपने देखा होगा कि हमने ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। अब जो ये APIs हैं, हम इन APIs को टेस्ट करके देखते हैं कि भाई इन APIs को टेस्ट करके हमारे पास क्या चीज़ आएगी। खुशी है पागल दिए जाना। मेरे तब से चले जो कोड में कोई एरर नहीं है, अभी एरर होगा तो अदरवाइज नहीं करते। कोड में एरर नहीं होगा, लॉजिक के अंदर एरर होगा तो ये आपको थ्रो करेगा। कोड टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम इससे, लॉजिक टेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइक अगर हमारे सेटिंग्स गलत है तो क्या एरर तो सिंटेक्स गलत है तो आपका कोड चलेगा ही नहीं, पहले जो आपकी APIs वगैरह हैं वो तो चलेंगी ही नहीं डेवलपमेंट के वक्त ही। आपने कहा था कि इसमें 10,000 फंक्शन भी हो सकते हैं, यानी अगर 10,000 फंक्शन हो रहे हैं सबके अलग-अलग टेस्ट करेंगे। जी सीखना तो मुझे होता था यार, ये एक तो हमारे पास सीख के पहले हम अब एप्लीकेशन का कोड लिखें, फिर हमारे पास एक और चीज़ है कि उन एप्लीकेशन को सही चल रही है नहीं चल रही उसके टेस्ट का कोड लिखें, मतलब एक एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, एक्स्ट्रा चीज़ लिखनी पड़ती है कि टेस्टिंग करें। और मुझे पहले ये नहीं समझ आता था कि टेस्टिंग का क्या फ़ायदा है, ये एक्स्ट्रा कोड ही लिखना पड़ रहा है। भाई हम चला के चेक तो कर रहे हैं कि जैसे मैंने लॉगिन साइनअप बनाया, मैंने चेक किया हाँ भाई लॉगिन साइनअप सही चल रहा है, ठीक है, तो अब उसका टेस्ट क्यों लिखने की ज़रूरत पड़ रही है। मैं डायरेक्ट लॉगिन साइनअप ऐसे क्लिक करके चेक करूँ हाँ सही है, ठीक है, सही तो चल रहा है, और उसको पब्लिश कर दूँ। बाद में अगर ये टेस्ट की क्या ज़रूरत पड़ती है, बाद में अगर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं उसमें तो खराब ऐसा ही है कि आपने अभी आप लोग हैकाथॉन वगैरह बना रहे हैं, आपने नोट किया होगा कि आप कोई चीज़ बना रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन साइनअप बनाया, आपने टू डू का ऐड टू डू और डिलीट टू डू का एक फीचर ऐड कर दिया। बाज़ दफ़ा होता ये है कि आप काम कर रहे हैं ऐड टू डू पे, और ऐड टू डू में कोई ऐसा रीयूजेबल फंक्शन यूज़ हो रहा है कि उसमें आपने चेंजेस करी, उस चेंजेस की वजह से आपका लॉगिन साइनअप खराब हो गया, लेकिन आपको तो नहीं पता चला, आप तो टू डू पे फोकस कर रहे थे ना, आप ऐड करके देखेंगे टू डू ऐड हो रहा होगा, डिलीट करके देखेंगे डिलीट हो रहा होगा, लेकिन आपका लॉगिन साइनअप उस चक्कर में खराब हो गया होगा, लेकिन आपने उसको लाइव करने से पहले चेक नहीं करेंगे। तो अमूमन ऐसे ही इतनी बड़ी एप्लीकेशन होती है, अब क्या हर दफ़ा पब्लिश करने से पहले पूरी एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे क्या मैनुअली, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारे पास टेस्ट केसेस आए जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ सही चल रही हो उसका टेस्ट लिख देते हैं, उससे फ़ायदा ये होता है कि कल को कोई भी हम उस चीज़ में चेंजेस करते हैं, या पूरी एप्लीकेशन में कहीं पर भी मैं चेंजेस करता हूँ, तो मेरे पास कुछ बने बनाए टेस्ट हैं, जैसे सरफात ने अभी 2 टेस्ट लिखे हैं, कभी भी मैं एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज करूँगा सारे टेस्ट फिर से चलेंगे, चेक करेंगे कि भाई लॉगिन साइनअप वाला लॉगिन पे अगर क्लिक कर रहे हैं तो लॉगिन सही चल रहा है, ईमेल पासवर्ड सही दे रहे हैं तो सही चल रहा है, गलत दे रहे हैं तब भी उसमें एरर आना चाहिए, उसका टेस्ट होगा फिर अलग। तो इस तरह के बहुत सारे टेस्ट हमारे पास लिखे होते हैं, जिसको हर चेंजेस जब मैं कोई भी चीज़ पुश करता हूँ तो लाइव होने से पहले वो चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट में मैंने एक नई चीज़ ऐड करी है, एक नया फीचर ऐड किया है, उसको मैंने लाइव करना है। लाइव मतलब कि मेरे कस्टमर जो है मेरी उस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनके लिए लाइव करना है। मैं ये चीज़ मेक श्योर करूँगा कि लाइव होने से पहले सारी चीज़ें वर्किंग में हो। उसके लिए मैं एक बंदा रख सकता हूँ जो चेक करे मैनुअली सारी चीज़ें, लेकिन मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को चेक करना, तो इसलिए हमारे पास ऑटोमेटेड टेस्ट होते हैं, जो हमारी चाहे वेबसाइट हो, चाहे फास्ट API का बैकएंड हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सबके अलग अलग आपके पास टेस्ट होते हैं। आप लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है कि टेस्ट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, AI साहब बोलते हैं भाई इसके टेस्ट लिख दो, तो आपके भी आप पे टेस्ट, पहले सोचना पड़ता था कि भाई टेस्ट क्या लिखें,
और जितने ज़्यादा टेस्ट होते थे उतना ज़्यादा अच्छा होता था। तो आप कह रही हैं 1000 फंक्शन है तो 1000 टेस्ट होंगे, 1000 से ज़्यादा होंगे टेस्ट। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि आपको नहीं लिखने पड़ेंगे। सर बात तो वही आ गई ना, लिस्टों में टेस्ट की भी देखनी पड़ेगी, चेक तो लिस्ट इसकी भी करनी होगी। क्या करनी होगी? टेस्ट में जो इशू आया है, एरर आया है, वो भी तो हमें ढूंढना ही होगा ना। तो वो हमें बता देगा ना कौन सा टेस्ट फेल हुआ है। अच्छा देखिए, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। एक चीज़ क्या है कि टेस्ट के अंदर एरर नहीं है, वो एरर आपकी लॉजिक के अंदर आ गया। एक मिसाल है, मैं उसको बता रहा हूँ 1 + 1 = 2। जब भी आप ये फंक्शन चलाओगे आपके पास आउटपुट कितना आना चाहिए? 2। अगर आउटपुट इसके 2 के अलावा अगर कुछ भी आ रहा है तो अज्यूम ये नहीं किया जाएगा टेस्ट खराब है, अज्यूम ये किया जाएगा आपकी लॉजिक छिड़ गई है या ख़राब हो गई है। अब आपने उसको जाकर डिबग करना है कि आपकी एप्लीकेशन में क्या मसला आ गया। जैसे कि एक मिसाल है, आपने कोई पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन की हुई है और आपके किसी फ्रेंड ने जाके उसके अंदर एक रिफंड की फंक्शनलिटी ऐड की। रिफंड हो जाता है ना ई कॉमर्स के अंदर। अब जब उसने रिफंड ऐड किया है तो ये चीज़ मेक श्योर होनी चाहिए कि जब उसने रिफंड ऐड किया है तो हमारा पेमेंट गेटवे जो पूरा का इंटीग्रेशन था पेमेंट का वो ख़राब ना हुआ उसके अंदर कुछ भी, ठीक है। और यूजुअली लोग क्या करते हैं, भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक पहले कोड भी करूं फिर सबका काम टेस्ट करूं कि भाई सबके काम के साथ मेरा काम सही टेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। सो अगर काम चल रहा है नहीं चल रहा, भी जाकर मैं मैनुअली देखने से बेहतर है कि मैं टेस्ट केस लिख दूँ। अच्छा, जो बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसी मिलेंगी, बहुत सारी क्या आपको 90% कंपनियां ऐसी मिलेंगी जो टेस्ट केसेस नहीं लिखती, ठीक है। और उनकी एप्लीकेशन में भर भर के फिर मसले आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो अपने डेवलपर को बोलते हैं कि जो ना टेस्ट कर लो, डेवलपर बोलते हैं टेस्ट कर लिया, सर मैंने लेकिन किया नहीं होता उसने। मैंने ये पूछना था, अगर हमारी एप्लीकेशन चल रही है तो वहाँ पे एरर आते हैं, सही है, तो अगर हमें तो नहीं पता ना वहाँ एरर किस जगह आया है, तो फिर हमें पूरी टेस्ट केस पूरी चेक करनी होगी ना। एक मिसाल, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन चल रही थी उसके अंदर कोई एरर आ गया, हमें नहीं पता कहाँ आया है। हाँ, तो आप अपने टेस्ट रन कर दें, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे एरर है। टेस्ट रन होकर उसमें आपके टेस्ट बता देंगे कहाँ पे मसला हो गया। पूरी लिस्ट उसकी टेस्ट की जो चल जी। रही है। सारे के सारे टेस्ट केसेस रन कर दें तो आपकी एप्लीकेशन में जो बग भी आई है ना वो भी आपको ये टेस्ट केसेस बता देंगे कि आपका वो टेस्ट फेल होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई मसला है। या तो फिर आइदर क्या होता है कि डेटा में कोई चेंज हो गया है या तो किसी ने कोड चेंज कर दिया। यूज होता है ना, आपने एक फंक्शन लिखा 1 + 1 = 2। अब क्या है, 1 की जगह वहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर 1 कोई भेज रहा है तो एक ये मसला हो सकता है। दूसरा मसला क्या हो सकता है कि वो 1+ की जगह कोई माइनस मल्टीप्लाई लगा जाए तो आपकी लॉजिक खराब हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हमारा अगला जो हमारा स्टेप है ना वो तो हमने नॉर्मली देख लिया है, पाईटेस्ट कैसे काम कर रहा है सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं कि भाई हम अपनी एप्लीकेशन की टेस्टिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं। अच्छा, टेस्टिंग करने के लिए जैसे हमजा भाई ने बताया हम लोग खुद से कुछ भी नहीं लिखते। अच्छा, जैसे ये जितना भी ये वाइब इंजीनियरिंग का जितना भी वो चल रहा है ना, दौर आ रहा है और सारी चीज़ें लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे काम करा रहे हैं, इसके ना कुछ नुकसानात भी हैं। वो ये हैं कि ये कोड बहुत ज़्यादा चेंज करता है। आपने देखा होगा कि 3-3, 4-4 हज़ार लाइन का या तो कोड लिख देगा या तो 2-2, 3-3 हज़ार लाइन का कोड चेंज कर देगा। कोई पढ़ता है वो कोड? बहुत कम ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई उस कोड को पढ़ता हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोड लिखवाया चलाकर टेस्ट करते हैं कि भाई एक मिसाल है, मैंने लॉगिन की API बनवाई, उसको बोला इंटीग्रेट भी कर दो, इंटीग्रेट करने के बाद लॉगिन फॉर्म पे जाकर मैं टेस्ट कर रहा हूँ। लोग ज़्यादातर कोड भी नहीं देखते। अब इसके अंदर उसने किसी ऐसी चीज़ को चेंज कर दिया जो कि पहले से ही चल रही थी, तो फिर वहाँ पर ये मसला आ सकता है। तो आज के दौर के अंदर ये एक बहुत बड़ी नीड बन गया है, क्योंकि AI जब कोड चेंज करती है वो बहुत ज़्यादा चेंज करती है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना 2 तरीके से टेस्ट लिखे जा सकते हैं, वैसे ही मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको। अब एक API है, API जब आपने लिखी है, API के अंदर आपने बता दिया कि भाई ये वाली API को टेस्ट करना है, तो आपने एक सिंपल जो आज हम देखेंगे भी करके कि भाई एक API ली, पेलोड्स वगैरह पास किए, रिस्पॉन्स आया, API टेस्ट हो गई। बट API के अंदर भी मल्टीपल स्टेप्स है ना, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जैसे कि मिसाल है आपकी लॉगिन की API है, जब हम ऑथेंटिकेशन पढ़ रहे थे तो वो एक टोकन जनरेट करके भेजता है।
ठीक है, तो वो एक स्टेप है। तो ये जो हमारे स्टेप्स हैं ना, इनके अलग से भी हम टेस्ट केसेस लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 1000 API हैं तो 1000 टेस्ट होंगे, एक API के 10 टेस्ट भी हो सकते हैं, 20 टेस्ट भी हो सकते हैं। सो ये ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या करना था, हमारे पास फास्ट API के अंदर ना उन्होंने एक टेस्ट क्लाइंट के नाम से एक मेथड दिया हुआ है। ये क्या करता है, ये हमें API कॉल करने का जो है ना एक चीज़ प्रोवाइड करता है विदाउट कोई भी सर्वर चलाए। कैसे, जैसे हमें कोई भी API कॉल करनी है, API कॉल करने के लिए या तो फिर हमें कोई ना कोई चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे यूजुअली आपने देखा हो कर्ल के नाम से टूल होता है, उससे आप जो है अपनी API को टेस्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्लाइंट है तो पोस्टमैन आपने देखा होगा, पोस्टमैन के थ्रू आप रन कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें, बट हमारे पास क्या चीज़ है कि फास्ट API ने हमें एक मेथड दे दिया। इस मेथड के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपनी API को कॉल करेंगे और ये उसको डायरेक्टली कॉल कर देगा विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग एल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा app.main, ठीक है। इंपोर्ट हमने क्या किया उसमें से, ऐप को किया। अब आप ये फायदा देख रहे हो कि वो जो हम लोगों ने उसको मॉड्यूल बनाया था, मॉड्यूल बनाते हुए हमने क्या किया, पूरे उसको मॉड्यूल बना दिया। वो जो मेरी मेन की जो फाइल है ना main.py, उसके अंदर से सिर्फ मैं ऐप को निकाल के लाया हूँ, बाकी सारी चीजें वहीं पे पड़ी हुई हैं, राउट्स वगैरह को नहीं लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये मॉड्यूलर बनाने से ना ये फायदा हो जाता है कि आप किसी भी चीज को कैसे भी पकड़ के इंपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, उसके नीचे हमने यहाँ पर क्या किया, क्लाइंट इक्वल्स टू टेस्ट क्लाइंट, और उसको हमने वो वाली ऐप प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो हम लोग ये काम करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं और उसका नाम रखते हैं test_main.py, ऐसे ही होगा। हमने यहाँ पे फाइल बना दी। अच्छा, फाइल बन गई। फाइल बनने के बाद हमने ये कोड वहां पर पहुंचा दिया। अब आगे चलो भाई। अच्छा भाई, अब हमें क्या करना है, हमारा जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट को टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, कोई ना कोई टेस्ट लिखना है। तो अब यहाँ पर इससे क्या किया हुआ है, अब ये देखिए टेस्ट को पढ़े, वो हम बात कर रहे थे ना API के अंदर पेलोड भेजेंगे, सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर उसने क्या किया, टेस्ट रीड राउट। क्या कह रहा है ये भाई, जो हमारा स्लैश राउट होता है, स्लैश राउट को टेस्ट करने के लिए हमने क्या टेस्ट लिखा, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू क्लाइंट कौन सा था, ये जो अभी हमने ऊपर क्रिएट किया है ना, यहाँ पर ये जो क्लाइंट क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने क्या किया, क्लाइंट डॉट गेट के मेथड से हम क्या कर रहे हैं, API को कॉल कर रहे हैं। ये एक्सियोस की तरह है, और वो जो हम फैच का जो मेथड यूज करते थे ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो समझ लें कि अब ये क्लाइंट जो है ये वही चीज बन चुकी है। उसके बाद उसने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल्स टू 200। जब ये चीज इक्वल्स टू 200 हमें प्रोवाइड करेगी, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि भाई, और जेसन जो है उसके अंदर का, उसको भी चेक किया कि यही वाला हो जो जेसन रिटर्न होता है, तो ये समझ लेना कि टेस्ट पास हो गया। समझ में आया? क्या होता है जब भी आप किसी भी API को कॉल करते हो, सक्सेसफुली कॉल होती है, तो क्या आता है आपके पास, स्टेटस 200, और उसके साथ कोई ना कोई डेटा भी आएगा। आपने चाहे तो डेटा को भी करा सकते हैं, चाहे तो आप और भी इसके अंदर सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि भाई रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर जो वर्जन है, वर्जन भी आप उसको बता दें कि वर्जन भी यही आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं? या आप ये आपका जो जेसन का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, या ये जो डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी के अंदर आप ये भी बता सकते हैं कि भाई इसके अंदर ये स्पेसिफिक फील्ड्स भी होनी चाहिए। तो आपको ये खुद से सोचना है कि आपकी जो API है उसके अंदर जो टेस्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। बट जैसे हमने पहले बात की कि भाई वो हमें लिखना नहीं पड़ता, हमें AI जनरेट करके दे देता है। बस जब आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना कि भाई जब ये आप उसको बोलेंगे भाई मेरे लिए ये API बना दो जिसके अंदर ये लॉजिक हो, तो साथ में आपने उसको वो भी बताना है कि भाई मेरे टेस्ट केसेस भी लिख दो उस API से रिलेटेड, तो वो सारे के सारे टेस्ट केसेस भी आपको जनरेट करके देगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसको हम उठाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आके हमने प्लेस कर दिया अपना टेस्ट केस को। अब इसको रन करने के लिए क्या था हमारा, हमारे टेस्ट केस का नाम क्या है, टेस्ट रीड रूट। तो हमने क्या बताया, PyTest। उसके बाद हम क्या बताते हैं, डायरेक्टरी कहाँ पे है, फिर test_main.py फाइल का नाम,
उसके बाद हमने ये 2 कॉलन लगा के क्या बता दिया इसको, टेस्ट अंडरस्कोर रीड रूट। -t से क्या होता है, वो सारी की सारी एग्जीक्यूशन भी आपको बता देगा क्या क्या उसने चलाया, क्या किया क्या नहीं किया। इसको मैंने जैसे ही रन किया तो इसने इसको चलाया है एपीआई को प्रॉपरली, और फिर हमें जो है वो सारी की सारी चीजें रिटर्न की हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो टेस्ट था ये भी हमारे पास हो चुका है। क्लियर हो गया ये एपीआई से रिलेटेड। अच्छा, अब ये तो वो वाला राउट है, जैसे स्लैश राउट तो ऐसा राउट होता है कि आपकी जब एपीआई का अगर सर्वर चल रहा है ना तो वो चल ही रहा होता है, ऐसे ही है। वो जो सर्वर है अगर चल रहा है तो ये तो राउट हमेशा ही चलता हुआ मिलेगा ना आपको। आपकी एप्लीकेशन में कोई बग भी आ जाए तो भी ये राउट चल ही रहा होता है। हम एक चीज देखते हैं कि भाई हमारे पास कौन सी ऐसी कोई एपीआई है मौजूद जो कि जिसका हम कोई राउट लिख सकें, टेस्ट लिख सकें। अच्छा जी, ऐप के अंदर हम जाएंगे, यहाँ पे main.py के अंदर। हाँ, ये वाली जो हमारी है ना एपीआई स्टूडेंट्स वाली, नहीं इसके अंदर भी क्या होगा कि हमारी कौन सी एपीआई ऐसी है जिसका मैं टेस्ट आपको चला कर दिखाऊं। ठीक है, हमारी ये जो पोस्ट वाली एपीआई है ना, देख रहे हैं आप, हमारी जो ये पोस्ट वाली एपीआई है, हम क्या करते हैं इसका टेस्ट लिखते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, कोई बता सकता है? हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, स्टेटस को 201 रिटर्न कर रहे हैं। 201 कब रिटर्न करते हैं, जब भी हमने कोई ना कोई डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया हो, कोई भी रिकॉर्ड क्रिएट किया हो या कोई फाइल ऐड करवाई हो, तो हम वहां से रिटर्न करते हैं 201। ठीक है, 201 रिटर्न करने का मकसद ये होता है कि भाई डेटा क्रिएट हो गया। 200 का मतलब क्या होता है, ओके। आप दोनों बात नहीं कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इस एपीआई के अंदर क्या है कि भाई हमने भाई इसको बता दिया कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको डेटा बनाकर दे दिया। डेटा कहाँ से आ रहा है, हमारे पास यहाँ से हमारे पेलोड के अंदर डेटा आएगा। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, हमारा स्टूडेंट डीबी का जो एक ऊपर एरे बना हुआ है उसके अंदर एक डिक्शनरी को ऐड कर दिया। नेक्स्ट आईडी को +1 करके स्टूडेंट का जो डेटा था वो रिटर्न कर दिया। सिंपल सी एक एपीआई बनी हुई है। इसका टेस्ट देख लेते हैं। अब आपको तो थोड़ी पता क्यों भाई इसके टेस्ट कहाँ है, टेस्ट कहाँ है, ये रहा इसका टेस्ट, ये रहा। अच्छा भाई, इसके टेस्ट के अंदर हमने क्या किया हुआ है, क्रिएट स्टूडेंट डेटा। हमने बताया कि भाई जो टेस्ट हमें पेलोड के अंदर भेजना है डेटा, सबसे पहले हमने वो डेटा क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमने क्या किया हमने इस लाइन पे, इस लाइन के ऊपर हमने अपनी एपीआई को कॉल किया और उसको वो जेसन के फॉर्म के अंदर वो वाला डेटा प्रोवाइड कर दिया। और अब हम वेट कर रहे हैं रिस्पांस के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आती है। अच्छा, जैसे ही हमारे पास रिस्पांस आया तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ चेक की, 201। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ना आप लोगों से कि भाई डेटा के अंदर भी आप मजीद सेग्रीगेशन कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी योर लॉजिक फॉर टेस्टिंग, कि आपने ये देख लिया कि भाई जो मैंने नेम भेजा था वापसी जो डेटा आया उसमें नेम वही आया है या कुछ और हो गया है। ठीक है, कोई लॉजिक तो नहीं छुड़ गई है। मैं यहाँ से भेज रहा हूँ फहाद, वहाँ से आ रहा है कुछ और। एज मैं भेज रहा हूँ यहाँ से 20, वहाँ से आती है 25। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें, तो हमने हर चीज़ के लिए जो भी मोस्ट पॉसिबल चीज़ थी उस हर चीज़ का एक चेक इसके अंदर लगा दिया। अच्छा, जैसे ही हमने इसके अंदर एक चेक लगाया है तो अब हम देख लेते हैं कि भाई इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा। इस टेस्ट को भी ऐड कर लेते हैं अपनी फाइल में। तो हमारी टेस्ट की डायरेक्टरी के अंदर हम यहाँ पे आएंगे। हमने यहाँ पर अपने टेस्ट को प्लेस कर दिया और यहाँ पर रखने के बाद इसको अब इसको रन कर देते हैं यहाँ रन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल सा है, हमारी एपीआई रन हुई और क्या बताया इसने,
Directly not found. फाइल नॉट फाउंड। अच्छा ये पेपर का है टेस्ट हमने इसको लिखा कहाँ पे? बात चल गई और आपका बेस 4 हुआ? हो गया? खुद लिखते हैं हमारे पाई टेस्ट के बाद टेस्ट ऐसे ही है ना, टेस्ट है। अच्छा स्लैश टेस्ट_main.py कॉलन हमारी टेस्ट केस का नाम। आ गया है अब चलना चाहिए, अब चल गया। तो क्या होगा हमारे पास, हमारा जो ये टेस्ट केस था ये वाला भी चल गया। अब समझें कि अब ना थोड़ा सा अज्यूम करने का गेम है। ये टेस्ट केस तो हमने जो लिखा था, हमने जो एपीआई बनाई थी उसका टेस्ट केस तो चल गया। आप समझें कि जो है ना यहाँ पर कोई आया है इसी वाली फाइल के अंदर, आप बाकी रेडी करें इस वाली फाइल के अंदर कोई आया है। अब ना यहाँ पर ना कोई किसी ने ये वाली एपीआई बनाई है, ठीक है। अभी इससे पहले जो मैंने फाइल बनाई थी एपीआई टेस्ट करने के लिए, अब यहाँ पर वो एपीआई भी मौजूद है। मैंने अपना काम कंप्लीट किया, कोड पुश कर दिया, खत्म हो गया। अब हमजा भाई ने अपने जो है ना लैपटॉप ऑन किया, अब हमजा भाई काम कर रहे हैं अपने सिस्टम के ऊपर, और उन्होंने क्या किया कि ये स्टूडेंट का डेटा जो अपडेट करने की एपीआई है ना वो भी लिख दी इसके अंदर। क्लियर है यहाँ तक? स्टूडेंट का डेटा अपडेट करने की एपीआई उन्होंने यहाँ पर बना दी, कोड पुश कर दिया, सारी चीजें हो गई। सही है। पर करते करते उन्होंने ना एक चीज कर दी, क्या कि यहाँ पर ना उनसे ये हो गया कि प्लस जो है ना 20 लग गया उनसे, ठीक है। जब वो कोड को अपडेट कर रहे थे, पता नहीं वो कुछ करना चाह रहे होंगे, गलती से +20 उन्होंने लिख दिया, जल्दी जल्दी में थे, कोड हो गया सही। अब उनका काम तो सही चल रहा है, स्टूडेंट का डेटा अपडेट होने में कोई मसला होगा उस एपीआई को? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। बट उन्होंने क्या गलती कर दी है, जिस भी डेवलपर ने काम किया है कि हमारी जो वो एपीआई थी ना उसको थोड़ा सा खराब कर दिया। अब उसका टेस्ट तो पास होगा, इसका पास नहीं होगा। अब चलाकर देखें पुराना वाला टेस्ट। क्यों फेल हुआ? लॉजिक फेल वो इस वजह से हुआ कि वो जो डेटा के अंदर जो एज जा रही है वो 22 है, और वहां से जो वापसी रिटर्न में आ रही है वो क्या आ रही है 42। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी अगर एरर होगा ना हमारे टेस्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर, हमारी जो भी एपीआई हमने लिखी है, जो भी हमारा एल्गोरिथम है, कोई भी चीज़ है, तो उसके अंदर हम टेस्टिंग इस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को टेस्ट करना है आपको बार बार जाकर ब्राउजर के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आप उस पर टेस्ट केसेस जनरेट करा लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इनिशियली जब आप काम करते हैं ना, एक मिसाल एक डेवलपर है वो काम कर रहा है, तो उनके लिए ना बहुत आसान होता है कि बगैर टेस्ट केस लिख के काम कर दिया, हो गया। जब आप टेस्ट केसेस लिखना शुरू करोगे ना, आपको एक ना लगेगा कि भाई ये ना मुझे डबल काम करना पड़ रहा है, क्योंकि एक एपीआई लिखो और उसको टेस्ट करने के लिए उससे ज़्यादा उसके टेस्ट केसेस लिखो। यूजुअली ऑन एन एवरेज 4-5 टेस्ट होते हैं एक एपीआई के, 4-5 तरह के टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं एक एपीआई के। तो इसके अंदर जो है ना बड़ा हेक्टिक हो जाता है आपको कि भाई ये दो काम कराने पड़ रहे हैं। भले से ऑल्दो हम नहीं कर रहे, एआई से करवा रहे हैं, बट हमारे पास क्या चीज़ आती है उसके अंदर के वो सारा का सारा काम हमें करना तो पड़ रहा है ना, डबल काम आपका आ गया इसके ऊपर। सो अब हमें क्या है, लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन का स्केल जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है ना, तो फिर उसके अंदर आपके पास क्या मसला आता है कि आप अब हर चीज़ को बार बार मैन्युअली टेस्ट कर नहीं सकते। ऐसे ही है, एक मिसाल है आपके एंड पॉइंट्स बढ़ते बढ़ते हो गए 1000 एंड पॉइंट्स, तो आप कैसे जाकर चेक करेंगे? और यूजुअली एपीआई के अंदर पता नहीं कितने कितने एंड पॉइंट्स होते हैं। फेसबुक की जो एप्लीकेशन है वो रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। सो उसका हम लोग देख रहे थे, तो ऑन एन एवरेज किसी ने क्लेम किया था कि उनकी एप्लीकेशन के अंदर 50,000 रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं। कितने हैं? 50,000। तो मैनुअल टेस्ट करने भी लगेंगे ना फेसबुक को, एक साइड से लेके दूसरी साइड तक, तो 2 महीने लग जाएंगे। और उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि कोई ना कोई चीज़ टेस्ट करना भूल जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से टेस्ट केसेस लिख लेते हैं, टेस्ट केसेस से काम हमारा हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया? टेस्ट केसेस सबको क्लियर हो गया, क्यों लिखते हैं, क्या वजह है, किस लिए लिखा जा रहा है, सारी चीज़ें क्लियर है? अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक है ना हमारा, वो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। कौन सा?
डेटा मैच नहीं हो रहा ना, एरर आ गया। वो पोस्ट के लिए जो एपीआई है हमारी, डेटा पुट वाली कॉल नहीं की है मैंने, पोस्ट वाली का टेस्ट फेल हुआ है, पुट वाली का तो टेस्ट मैंने लिखा ही नहीं था। ये किसका टेस्ट फेल हुआ है यहाँ पे, क्या नाम है टेस्ट का, टेस्ट क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट करके वो जो डेटा रिटर्न वापसी भेजते हैं ना, तो डेटा गलत आ रहा है तो वो उसका टेस्ट फेल हो गया। कि डेटा सही आना चाहिए था, जो डेटा भेजा है डेटा वही आना चाहिए था। और स्टेटस कोड भी अगर कुछ गलत आएगा तो भी वो एरर दे देगा, भाई स्टेटस कोड ही सही नहीं आ रहा आपका। एक मिसाल है, एपीआई चली ही नहीं, आपने उसको कॉल किया, एपीआई का आ गया इंटरनल सर्वर 500, तो भी टेस्ट फेल हो जाएगा। तो ये वो सारी चीज़ें जिसके बेसिस के ऊपर जब आप ये टेस्ट लिखने शुरू हो गए तो फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि भाई क्यों हम लोग लिख रहे हैं, क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, अभी राइट नाउ अभी तक हम लोगों ने जितनी भी एपीआई बनाई है ना, फास्ट एपीआई को यूज़ करके हमें हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता होंगी कि जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हुई हुई है, तो वो किसी न किसी क्लाउड के ऊपर हुई हुई है, और क्लाउड आपसे चार्ज करता है पैसे। ठीक है, तो जब क्लाउड आपसे कोई ना कोई पैसे चार्ज कर रहा है, तो अब एक मिसाल है कि वो इस तरीके से है कि आपने यहाँ से कोई कॉल की, एक मिसाल है अभी मैंने जैसे टेस्ट चलाया था, या मैं आपकी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और लॉगिन के लिए आईडी पासवर्ड डाला, एंटर किया, जैसे ही मेरी रिक्वेस्ट गई है क्लाउड के ऊपर तो क्लाउड की रिसोर्सेज यूज हुई हैं। ठीक है, अब एक मिसाल है कि मैं बार बार बैठ जाऊँ वहाँ पर ना, बैठ के बटन दबाता रहूँ, या मैं क्या करूँ कि जो है ना आपकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई ना कोई इस तरीके की एक्टिविटी ऐड करूँगे, बहुत सारी ट्रैफिक आपकी एप्लीकेशन में भेजूँ, तो उससे क्या आता है आपकी एप्लीकेशन जो है ना लैग होना शुरू हो जाएगी, हैंग होकर क्रैश हो जाएगी। और दूसरा मसला क्या होगा आपके लिए कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रही हैं, सारी की सारी रिसोर्सेज वेस्ट हो रही है, क्योंकि नॉर्मल बंदा तो कोई यूज़ कर ही नहीं रहा, कोई आपकी एप्लीकेशन को मिसयूज़ कर रहा है। यूजुअली ये वाला काम किया जाता है कि भाई कंपेटिटर की वेबसाइट है, अच्छा वेबसाइट बना के उड़ा दो, क्या किया एक फंक्शन लिखा और उसको ना 1 मिलियन की लूप के अंदर चला दिया एपीआई कॉल करके उसके अंदर, ऐसा हो सकता है। तो उसके अंदर क्या होगा कि उसकी रिसोर्सेज, अभी जैसे वर्सल है, वर्सल का बिल भरने लग जाएगा, उसकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी, उसका जो है ना बिल आ जाएगा 4-5 हज़ार डॉलर का, इस तरीके की चीज़ें होने लगेंगी। तो हम लोग इस चीज़ के लिए क्या करते हैं कि जब भी आप कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी देखें तो हम अपनी एप्लीकेशन को उस बंदे को नहीं यूज़ करने देते। क्लियर है यहाँ तक? तो ना यूज़ करने देने के लिए हम लोग क्या चीज़ करते हैं, उसका नाम है रेट लिमिटिंग। रेट लिमिटिंग से क्या होता है, आपकी एक एपीआई है, वो नॉर्मली जैसे चल रही होती है वैसे ही चलती है, ठीक है, बट हम उसके अंदर एक पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं कि भाई अगर ये बंदा आपकी एप्लीकेशन पे कोई भी बंदा आ रहा है तो वो उस एपीआई को या उस एप्लीकेशन को 1 सेकंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर सिर्फ इतनी ही बार यूज़ कर सके। जैसे आपके पास चैट जीपीटी अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हो तो होता है ना कि टोकन आपके एक्सपायर हो गए, आप जो है ना 3 घंटे के बाद आना, ऐसे होता है। क्रेडिट्स एक्सपायर हो गए 3 घंटे के बाद, अब आपकी क्रेडिट्स जो है ना दोबारा रिलोड जो होंगे वो 3 घंटे के बाद होंगे। तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक लिमिट लगाई हुई है फ्री यूजर्स के लिए कि भाई आप सिर्फ इतना ही यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इससे ज़्यादा यूज़ करना है तो पेड सब ले लो। लेकिन हम जो रेट लिमिटिंग लगा रहे हैं, आप इसलिए लगा रहे हैं कि कोई भी हमारी एपीआई को मिस यूज़ ना करे। डॉस अटैक हो गए या साइबर, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन को जो है सिक्योर करते हो, वो इस तरीके की सस्पिशियस एक्टिविटी आपकी एप्लीकेशन के साथ ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक फ्रेमवर्क है कॉल्ड स्लो एपीआई। स्लो एपीआई एक पैकेज है जो कि आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बहुत ही मिनिमल तरीके से आप अपनी एपीआई के ऊपर रेट लिमिटिंग लगा सको। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना कोड लिखा है ना, अभी हमने यहाँ पे इसी कोड के अंदर टेस्ट केसेस लिख दिए। अब मैं कोशिश करता हूँ कि भाई मैं इसी कोड के अंदर ना टेस्ट केसेस लगा, इसके अंदर रेट लिमिटिंग लगा दूँ। ठीक है, सर एक बात पूछना है कि हम जब रेंडर या रेलवे पर अपना पैकेज जो है वो
डिप्लॉय करते हैं तो उसके फ्री वर्जन में एक इशू आता है कि जब तक उसे इन्वोक ना, जब से हम इन्वोक करते हैं ना काफ़ी देर बाद, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। इसका कोई सॉल्यूशन? वो टाइम वो लेगा टाइम, क्योंकि वो फ्री वर्जन है, उन्होंने डेडिकेटेड रिसोर्स आपके लिए एलोकेट नहीं किया वो। तो हबीब फेस पे जो अगर बताया गया वो भी ऐसा ही मैंने यूज़ नहीं किया हबीब फेस वाला। फ्री वाले जितने भी होते हैं उनके सबके अंदर आपको ना ये वाला, इसको कोल्ड स्टार्ट कहते हैं, कोल्ड स्टार्ट इशू होता है। कोल्ड स्टार्ट इशू क्या होता है, जब थोड़ी देर के बाद, इसका नाम ऐसा रखा गया कि सर्दियों में गाड़ी बाहर खड़ी कर दो, जब आप सुबह जाते हैं ना गाड़ी को स्टार्ट करना है फर्स्ट टाइम में, तो स्टार्ट होने में हल्का सा वो बोलता है पहले सेल्फ पे स्टार्ट नहीं होती, तो 2-3 सेल्फ के बाद जाकर स्टार्ट होती है कार, और बाकी एक दफ़ा स्टार्ट हो गई तो फिर पूरा दिन आपको वो हाफ सेल्फ के ऊपर कार स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए इसका इशू का नाम रखा गया कोल्ड स्टार्ट। जब आप उसको हिट करते हैं तो वो पहली दफ़ा में ना बहुत टाइम लगाता है, या पहली दफ़ा में लोड ही नहीं होता, फेल हो जाता है। फिर जब आप उसको दूसरी दफ़ा करते हैं ना तो फिर वो आपका वहाँ पर लोड हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर इन लोगों ने या तो सर्वरलेस वाली जितनी भी हैं उन्होंने लगाई हुई है, या आप जहाँ पर भी फ्री कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको लगी भी मिलेगी उनकी तरफ से, ताकि उनकी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको पे कर दें और पे करके यूज़ करेंगे तो वो आपका यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। ठीक है, अच्छा, अब रेट लिमिटिंग के लिए हम लोगों ने स्लो एपीआई को यूज़ करना है। स्लो एपीआई को यूज़ करने के लिए उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, तो स्लो SLOW स्लो एपीआई ये फ्रेमवर्क यूज करेंगे, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या किया, UV ऐड स्लो एपीआई। अब वापसी आ जाते हैं हम। अब ना यहाँ पर और भी मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं इसके अंदर, ये जो हमारा ट्यूटोरियल है ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन हमारा जो टेस्टिंग से रिलेटेड था वो सब हो गया। अब हम इसके अंदर जाते हैं कि भाई देखते हैं और नीचे चलते हैं रेट लिमिटिंग पे। ठीक है, आप लोग इसको पूरे डॉक्यूमेंट को फॉलो कर लेना। इसके अंदर हर तरीके से, जिस भी तरीके से टेस्ट केस लिखा जा सकता है, वो सारी की सारी चीज़ें मेंशन है। अब इसके अंदर क्या है भाई, रेट लिमिटिंग विद स्लो एपीआई क्या किया हमने, ये सब डिस्कस कर लिया, स्लो एपीआई को ऐड भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, आप इसके अंदर देखे रहोगे 3 चीज़ें इंपोर्ट हो रही है। पहली चीज़ क्या है, फ्रॉम स्लो एपीआई इंपोर्ट लिमिटर, रेट लिमिटर, एक्सीड हैंडलर, इनका, और उसके बाद 2 चीज़ें और रिमोट ऐड हो रही हैं। मेन जो चीज़ है ना वो कौन सी चीज़ है, ये फ्रॉम स्लो एपीआई यूटिल इंपोर्ट गेट रिमोट एड्रेस। ये मेथड मैं आपको सिर्फ डिफाइन करना चाहूँगा, इसका बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, उसको नहीं भी पता हो तो कोई चीज़ नहीं। आप किसी को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि ये बंदा जो है ये बार बार आ रहा है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आईपी एड्रेस से क्यों, ईमेल से क्यों नहीं कर रहे? ईमेल चेंज हो सकती है, ईमेल से कर सकते हैं ना हम। तो एक मिसाल है, हमारे पास एक ईमेल आ रही है बार बार, तो हमजा भाई बार बार जो है ना बैठे हुए अबाउट अस का पेज रिफ्रेश कर रहे हैं, तो हमारे, और अगर लॉगिन हुए हुए तो हम रोक सकते हैं। ये भी एक चीज़ है, ईमेल चेंज करके किया फिर, लेकिन ये जवाब नहीं है इस चीज़ का। देखें, हम अपनी एप्लीकेशन को ना बचा रहे हैं किसी चीज़ से। एक चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर शील्ड बनाई है, तो अगर हम कोई, एक मिसाल है, उसके ऊपर कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो पत्थर उस शील्ड को लग के गिर जाए, ना कि उस चीज़ को लग के बाहर गिरे। तो ये जो हमारी जो रेट लिमिटिंग होती है ना, हमारी एप्लीकेशन के बाहर होती है। हमारी एपीआई इन्वोक होने से पहले ही रेट लिमिटिंग वाली जो लॉजिक है वो रन होगी। मतलब स्लो एपीआई क्या कर रहा है, आपकी एपीआई को हिट करने से पहले स्लो एपीआई का फंक्शन चलता है, वो आईपी एड्रेस को लेता है। आईपी एड्रेस, आपको ये चीज़ पता होगी कि आपका जो आपके घर में राउटर जो लगा हुआ है, हर राउटर का कोई ना कोई एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अगर उसकी स्टैटिक आईपी है तो वो स्टैटिक रहेगा,
या फिर अगर आपकी स्टैटिक आईपी नहीं है तो जब भी आप राउटर को रीस्टार्ट करेंगे तो आईपी चेंज हो जाती है, सिंपल सी चीज़ है। सो वो हम इस चीज़ को अज्यूम कर रहे हैं कि आप जब भी, अभी एक मिसाल है, मैं यहाँ पे गवर्नर हाउस के वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ और मैं यहाँ पे बैठ के कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ इस एप्लीकेशन के साथ, तो मेरे आईपी एड्रेस को वो सर्टेन टाइम के लिए जो है टेम्पोरेरीली स्टॉप कर देगा कि भाई आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंपोर्ट्स जो है हमारे पास, ये इंपोर्ट्स हम अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर लेते हैं। कि अगर मैं तो पूरा लगा दूँ तो जब ये कल क्यों बंद होता ये तीनों इंपोर्ट्स आ गई हमारे पास। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, इंपोर्ट के बाद हमने यहाँ पर अपना जो लिमिटर है, रेट लिमिटर, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया है, इसको भी ऐड कर देते हैं। जमा करवाऊँ ना करवाऊँ, लेकिन जो पता है पैसे करेंगे। लिमिटेड इंस्टेंस में कुछ भी नहीं हो रहा, वो जो गेट रिमोट एड्रेस वाला जो फंक्शन था ना, हमने वो पास कर दिया। और ये लिमिटर हमने कहाँ से मंगाया है, स्लो एपीआई में से मंगाया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर दो चीज़ें बनाई हैं भाई। अभी तक लिमिटर बनाए हमने, लेकिन अपनी जो हमारी करंट एप्लीकेशन है फास्ट एपीआई की, उसके साथ ऐड नहीं किया। ठीक है, तो अभी फास्ट एपीआई को पता नहीं है कि उसको पहले उसके बाद कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो पहले स्लो एपीआई को चलाओ, फिर वो अपनी एपीआई को हिट करो। तो हमने क्या किया, हमारे पास ये क्या हुआ है, app.state.limiter लिमिटर प्रोवाइड किया, और हमने एक्सेप्शनल हैंडलर के अंदर ये भी बता दिया कि भाई एक्सेप्शन हैंडलर क्या है, कि आप जब उसको हिट करेंगे, जब एक्सेस हिट करेंगे तो वहाँ से कोई ना कोई एरर आएगा। तो ये जितने भी टाइप्स के एरर्स हैं ना, वो भी फ्लो एपीआई हमें प्रोवाइड करती है। जैसे आपके पास टू मनी रिक्वेस्ट का स्टेटस कोड क्या होता है, 429, इतना तो पता होगा ना। 429 वाला तो सबको पता होगा, टू मनी रिक्वेस्ट तो पता होगा। जब हमारे कोटा खत्म हो जाता तो आ जाता था। 401 अनऑथराइज्ड होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी इसके अंदर से, कहाँ से, रेट लिमिट एक्सेप्शन हैंडलर से। इसको भी यहाँ पर ऐड कर देते हैं। देखिए, अब ना हमारा काम यहाँ पर जो हमने जो अटैच करना था ना रेट लिमिटिंग से रिलेटेड कोई भी चीज, वो हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें ये चीज बतानी है हर एपीआई को कि कौन सी एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगानी है, कौन सी एपीआई पे रेट लिमिटिंग नहीं लगानी है। तो हम सिंपल सा यहाँ पर आएंगे और नीचे आ जाते हैं। भाई ये बता रहे हैं कि हमारी जो एपीआई है कौन सी है भाई, जो कि स्टूडेंट्स को गाइड करती है। ठीक है, उसके अंदर हमने यहाँ पर कौन सा डेकोरेटर ऐड कर दिया, लिमिटर डॉट लिमिट और 5/मिनट, मतलब 5 पर मिनट। तो 5 रिक्वेस्ट पर मिनट तक की हम उनको दे रहे हैं इजाजत। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि भाई आप जब 1 मिनट पूरा हो जाएगा, आपको फिर नेक्स्ट 5 जो आपकी रिक्वेस्ट हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमें सिंपल सा क्या करना है, ये जो लाइन है ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाकर ऐड करनी है। नीचे वाला जो ये सेम ही रहेगा ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जो ये अभी एपीआई हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये सेम ही बना हुआ है। ये वही चीज़ है ना जो पहले से लिखी हुई थी मैंने। हमने क्या किया है, सिर्फ एक ये वाली लाइन ऐड की है यहाँ पे, कर दिया यहाँ पे, सिंपल सी एक लाइन ऐड कर दी है उस लिमिटर को यूज करते हुए। और यहाँ पर कैसे बता दिए, 5 पर मिनट मैंने इसके ऊपर लिमिट लगा दी है। 5 से ज़्यादा दफ़ा इस एपीआई को मैं सेम आईपी एड्रेस से कॉल नहीं कर सकता। सिंपल है। मेरा ये यहाँ पर यूनिकॉर्न का सर्वर चल रहा है, उसने चेंजेस डिटेक्ट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं और ये जो /स्टूडेंट्स वाली एपीआई है, इसको हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट 8000/students। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट खोल लेता हूँ अपने पास नेटवर्क है, ताकि मुझे पता भी लगता रहे ना कि भाई जो मैंने एपीआई कॉल की थी उस एपीआई का रिस्पांस मेरे पास क्या है।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको पहली दफा कॉल किया, अच्छा सॉरी, उसने उस चीज को डिटेक्ट ही नहीं किया। स्लैश स्टूडेंट्स, अब जैसे ही मैंने इसको कॉल किया तो क्या हुआ यहाँ पर, पहली दफा तो एपीआई चलाई भी है भाई साहब। कॉल हो गई और उसके अंदर से क्या आ रहा है डेटा में मेरे पास, एम्प्टी, कोई डेटा ही नहीं है। चलें दोबारा कॉल करते हैं, दूसरी दफा भी चल गई, स्टेटस कोड क्या है मेरे पास 200, तीसरी दफा चलाते हैं, तीसरी दफा भी चल गई, चौथी दफा भी चल गई। अब चलनी चाहिए, क्यों चलनी चाहिए ना, पांचवी दफा भी चल गई, क्या अब चलनी चाहिए? अब देखते हैं, अब हमारे पास क्या आया फौरन 429 स्टेटस कोड के साथ उसने क्या बोल दिया हमें कि भाई रेट लिमिट एक्सीडेड 5 पर 1 मिनट। ठीक है, तो ये इतना सिंपल था रेट लिमिटिंग इंप्लीमेंट करना, और आप लोग भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर कि भाई आप एक सर्टेन लिमिट अलाउ करें किसी भी यूज़र को, उसके बाद अच्छा आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पर मिनट के हिसाब से लगाओ, आप इसको आप चाहते हो कि भाई ये मेरी एप्लीकेशन कोई बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं करे फ्री में, लेकिन आप उसको चाहते हो कि डेमो भी दो, तो आप घंटे के हिसाब से भी लगा सकते हो कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो कम यूज़ हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, सो कोड सर पूछ रहे हैं सारा, मैं आपको रिपोजिटरी URL दे रहा हूँ।